यार अपना अबरार, मैंने घर फोन करके चेक करना है कि मेरा फिरोजी का कुर्ता किसके पास? यासर तो नहीं निकाल के। फिरोजी रंग का आपका कुर्ता? हाँ, मैं मुझे शुभ सा पड़ रहा है। नहीं वो नहीं मैंने तो वैसे सर ये काश के आपका कुर्ता होता मेरे पास, वैसे कि ये वैसे मेरा अपना ही है। अच्छा। हाँ ये मेरा और दीगर अहवाल क्या हैं सैलाब के अलावा और महंगाई के अलावा और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा? तो बाकी किस पे बात करेंगे फिर? बाकी तो नहीं, बात तो सर वैसे आप मुझे करने भी नहीं देते। 3-4 दफा मैं पहले भी आया हूं। आप अब देखें, अब फिर आपने मेरी बात, अभी मैंने शुरू भी नहीं की और आपने बात कर दी। मोहब्बत से मैं आपको बुलाता हूँ और फिर आप मुझे ये ताना दे रहे हैं आप ऐसे करो, आप आ जाओ इधर मेरे वाली जगह पे। अच्छा, मैं आ जाता हूँ आप वाली जगह पे, अच्छा फिर बात करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है इनकी राय भाई भी तो मैं पूछे तो ना, ये बोल ही लोगों नहीं से पूछते सकता। रहते हैं। यहाँ मेरे हाथ भी बंधे हुए, जुबान भी बंधी हुई होती है। मैं तो बोलना चाहता हूँ, यहाँ तो बोल ही नहीं सकता। आप अभी सर कुर्सी कौन छोड़ता है? मैं मुंगा छोड़ता यू सीरियस? कुर्सी नहीं है ना, पूरा है। ठीक है, सब ठीक कह रहे हैं तो वो मुझे सवाल करने के इनको तो बताना चाहिए। आए 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 जरा मेरे वॉलेट का ख्याल रखना। नहीं वो नहीं मैं ले जाता, आप फिक्र ना ठीक है, करें। चलें आ जाए, आए ना आप पहले इधर तो आए। यासर साहब जरा खुल के पूछना है आपने। नहीं, मैं बिल्कुल खुल के पूछूंगा। मजा आएगा। यासर साहब पूछेंगे और हसन साहब बताएंगे। आप जवाब देंगे। और जो हसन साहब बताएंगे ना, स्मूथ वो खिड़कियां ट्रांसफर ऑफ कानों की पावर खोल हुई है। देगा। आपने देखा कितनी स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुई ये है। देखें, बात सुने, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर मुसलमानों में मुमकिन नहीं है। ये अभी हुई है ना? कई सदियों से नहीं, ये कैमरा ट्रिक हुआ है। मैं बताता हूं। ये वैसे ही है जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात वजीर आजम को दे दिए। आलम इस्लाम की सदियों से ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर कभी स्मूथली हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ ना इक़्तिदार में आने का कोई वाज़े कुलिया है, ना जाने का है, और अगर है तो उसे प्रैक्टिस कोई नहीं करता। लेकिन सर अभी तो खैर हुई है। फिलहाल हम चौराहे की बात करेंगे, मुस्लिम उम्मा पे हमने भी बात नहीं करते। मेरा ख्याल कैमरा ट्रिक है। अच्छा, ये कैमरा ट्रिक हो गया। चौराहों में होती रहती है, हाँ। इक़्तिदार में मैं नहीं आपको एक बात बताऊं, ये होती क्यों नहीं? जी, ये है हमारा माइंडसेट। आपने भी इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ पावर की टर्म इस्तेमाल की है। ये ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप इसको ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो आप जान छुड़ाएंगे। मैं हलफ देता हूँ कुरान पे, अगर आप मुझे कहें कि इस मुल्क की वजारत उज़्मा संभाल लो, तो मैं कह दूंगा कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं। सर ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं ये इक़्तिदार जो है वो कांटों की सेज है। नहीं, वो ड्रामा है। अच्छा, वो झूठ है। उसकी वजह है कि फिर आप ये विर्द बंद करें कि हमें विरसे में ये मिला है। कांटों की सेज हो ना, अच्छा, तो हाल हो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा कि दोस्त मिलने आया तो पहचान नहीं सका। सर देखें, आज है 14 अगस्त। आज मेरा ख्याल है कोई अच्छी बातें करनी, जिस तरह हम अपनी सालगिरह के मौके पर केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं ना सर, तो घर से अगर आप कुछ पकवा के लाए हैं बेगम साहबा से तो जरूर करें। बाकी कौन सी अच्छी बात करेंगे? सर सालगिरह वाले दिन मेरा ख्याल अच्छी यासर साहब का अच्छी बातों से मुराद है कि कोई ऐसे ही झूठ मूठ की तारीफें आपस में करें। क्या करेंगे? मतलब सालगिरह है ना आज पाकिस्तान की। अच्छा, मैं एक यौम आज़ादी, हाँ यौम आज़ादी सर। मुझे, मैं डे वन से लिख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा। मैं कई साल हो गए डेढ़ अशरा इम्प्रेस करने के लिए कह रहा हूँ, हालांकि डेढ़ अशरा कितना हो, 15 साल। 14 अगस्त 1947 दरअसल टेक्निकली स्पीकिंग वो आकाओं की तब्दीली का दिन था। सर ये मातम तो सारा साल ही करते हैं ना, एक दिन तो मिला आज़ादी का, उसको तो मना लें। ये अपने आप को धोखा देने, एक दिन भी क्यों, मैं कहता हूँ एक पल भी आपको इस एहसास से फारिग नहीं रहना चाहिए कि हमें अभी आज़ादी हासिल करनी है। चलें सर ठीक है, इस पे बात कर ले। चाय ना मंगवा लें जरा, थानेदार साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ चाय आज अच्छी सी पिला दें। हमने तो आज़ादी हासिल की, हमारी औरतों ने आज़ादी हासिल कर ली है मेरा ख्याल है। वो आज़ादी नस्वां तो नकल हो गई है। चलो चाय तो मंगवा दो थानेदार। चाय यार, चांद चाय लाओ भाई। आज मैं ये सोच रहा था कि अक्सर पाकिस्तान के ऊपर एक नाकाम रियासत की तोहमत लग जाती है। ऐसा क्यों है हम पर, क्या वजह है इसकी? ये तोहमत है, तोहमत ही है वैसे मेरे ख्याल से। तो हमने इसको अस्सलाम वालेकुम, खैरियत जी? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अब सलमान भट्ट साहब से जी मुलाकात है। पहली मुलाकात।
अच्छा, आपके आने से पहले आपसे भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान पे फेल्ड स्टेट हो, नाकाम रियासत होने की तोहमत लगती है। तो मैंने यासिर साहब से जवाबन ये पूछा कि ये तोहमत है। मैं एक यकीनन ये बात अर्ज तोहमत करूं, ही है सर, इसमें मैं एक बात आपको अर्ज करता हूं। मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछा ना आपने, मैं ये तो नहीं जानता कि ये नाकाम रियासत है या नहीं, मैं कमेंट नहीं करता। लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूं कि ये कामयाब रियासत कतन नहीं है। वो मुल्क जो अपने कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, तहफ़्फ़ुज़ वो माली हो, जिस्मानी हो, उसकी आबरू का हो, उसके बच्चे की तालीम का हो, उसके बूढ़े बाप के इलाज का हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं तो नाकाम तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो कामयाब नहीं है। वो तो वही नाकामी है। जो कमजोर आप आदमी उसको तो आप काम आ नहीं रहा ये मुल्क। असल में जी रियासत असल में दो चीज़ों पर मुश्तमिल चीज़ है। एक रियासत के जो कुदरती वसाइल हैं वो उस रियासत की कामयाबी और नाकामी में बड़ा हिस्सा उनका होता है। अल्लाह ताला ने इस रियासत पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से बेपनाह माला माल किया हुआ है। दूसरा रियासत का हिस्सा है कि रियासती अदारे जो इंसानों पर मुश्तमिल होते हैं। बदकिस्मती से ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम नाकाम अब वसाइल भी तो वही खा गए ना, यही लोग खा गए ना, वसाइल भी यही खा ये मैं गए कह रहा हूँ नहीं, हमारे पास पानी मौजूद है, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास ज़मीन ऐसी ज़रखेज़ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करने वाली जो लीडरशिप है वो मौजूद है। मैं वैसे आपसे थोड़ा सा यहाँ इख्तलाफ करूंगा। देखिए, नाकाम रियासत हम इस तरह से नहीं है। अपने आप को नाकाम कहना तो मेरा ख्याल है नहीं, हाफिज साहब ने भी कहा, फिर इब्रार साहब ने भी कहा, आपने भी हमें बात मैं जरा इजाफा कर लूं। जी जी, हाफिज साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ तो खैर नहीं उसे कहना चाहिए, जो बात उन्होंने की है वो बुनियादी तौर पे ठीक है। मैं एक और बात अर्ज करता हूँ। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा असासा किसी भी मुल्क का क्या होता है? एटम बॉम्ब नहीं होते असासे, वो होते हैं उसके लोग। लेकिन सर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे ना नाकाम रियासत की हाफिज साहब, उसमें जिन रियासतों के साथ हमें ब्रैकेट किया जाता है ना, वो रियासतें जो हैं वो नाकाम तरीन रियासतें हैं। सोमालिया हो गया, DR कॉन्गो हो गया, इस तरह के मुल्क हो गए है ही सिविल वॉर। हमारे मुल्क का उनकी बात कर, हमें उनके साथ नहीं ब्रैकेट करना चाहिए। ये मटीरियल ये बात थी। असल में देखें ना जी, गुजारिश ये है कि ये किसने करना है। ये मैं उस जो रिसोर्सेज है ना उसमें ह्यूमन रिसोर्स को शामिल करता हूँ। और हमारे अवाम जो है, आप किसी मुसीबत की घड़ी में देख लें, हमारे अवाम जब खड़े हुए हैं उन्होंने अपनी उसका मुकाबला किया है। बहुत सारे मुश्किल, ये जो मौजूदा सैलाब है इसमें थोड़ा सा देखिए हाफिज साहब इस दफा नहीं हो रहा। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट है। नहीं, ये भी लीडरशिप का ट्रस्ट डेफिसिट नहीं, जल्जले में भी लोगों ने प्राइवेट तौर पे किया था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब देखिए, अब सूरत ये है कि मैं ये एक और जो बात करना चाहता हूँ ना जी, कि रियासत के बारे में बात क्यों आती है। हम ये क्यों नहीं कहते हुकूमत फेल हुई है या अशराफिया फेल हुई है, रियासत पे क्यों आती है? बदकिस्मती से हमारी गवर्नर जनरल कायदे आज़म के बाद हमारी जो रियासत का नुमाइंदा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कंट्रोवर्शियल हुआ है सबसे ज्यादा। जी जी, एक तो फौजी जर्नैल आ गए, वो सदर बन गए, अयूब खान बन गया, या खान बन गया, ज़ियाउल हक बन गया, मुशर्रफ बन गया। तो जब जर्नैल आता है तो वो अवाम के लिए नापसंद, वो जो नुमाइंदगी है। अवाम की भी जरा बात सुन ले एक सेकंड, ये भी बड़ी देर से आपके इंतजार कर रहे हैं। आप इधर बैठ गए, सारा कुछ उल्ट पुलट हो रहा है। मेरे खिलाफ भी साजिश हो गई। सैलाब आया हुआ है, मैंने कहा था ना साजिश हो जाएगी, मेरी मानता ही कोई नहीं। हसन साहब, ये पाकिस्तान कब बनेगा? लो, हम 1947 में भी मुतासरीन थे और 2010 में भी मुतासरीन है। ये मैं, आपके करतूत ही ऐसे हैं। मैं तो चंदा मांगने गया, मुझे कुछ चंदा ही नहीं देता मुतासरीन के लिए। वो कहते हैं तुम खा जाओगे। मैंने कहा भाई मुझे दे दो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं हुकूमत नहीं हूँ। मेरी को मानता ही नहीं है। हालांकि वैसे ये अगर खा जाए तो ठीक ही होगा मेरे ख्याल से। मैं नहीं जस्टिफाइड हो, इसका तो जस्टिफाइड है खाना। ये पाकिस्तान बना ले बस। लेकिन पता क्या बनाए, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये क्या खाएगा? ये परिंदा है, इसका पोटा है, जल्दी भर जाएगा। जिनकी ओजड़ियां हैं ना बड़ी बड़ी। सर मैं एक बात सोच रहा था अभी आपकी इन बातों से, हाफिज साहब ने भी जो बात की, हम यहाँ बैठ के जब नाकाम रियासत की बात करते हैं ना, जब इब्रार साहब ने भी कहा कि जी इस दफ़ा तो वो जज्बा नज़र नहीं आया, ये नाकामी वो नाकामी, पर्सनल लेवल पर हमने कभी किसी ने अपनी नाकामी एडमिट नहीं की। जब मुल्क की बात आती है तो हम फौरन मुल्क में कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं कि जी मुल्क यूं नाकाम हो गया, रियासत यूं नाकाम हो गई। पर्सनल लेवल पे तो जब रियासत को नाकाम सर आप कहते हैं तो उसमें अवाम भी शामिल है। को भी उतना ही जिम्मेदार हाँ, ये देखें ना, उतना अशराफी। मेरी बात सुन लें,
देखें, हम जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं चीजों को। आईना दिखाना और देखना बुरी बात नहीं है। एक आदमी जिसकी आंखें भैंगी हों, उसे आप बताओ कि तुम्हारी आंखें क्लियोपेट्रा जैसी हैं, तो आप मुनाफकत कर रहे हैं। जाली क्लेमों से शुरू हुए, जाली डिग्रियों तक आए आप। यासर साहब, बात तो लगेगी बुरी आपको, हकीकत यही है। हसन साहब, ये तो सारे गवर्नेंस के मसाइल हैं, ये गवर्नेंस के मसाइल हैं, ये ठीक हो सकते हैं। सैलाब को ऐसे लोग भी हैं, वो देखें दीम बच्चे उठा के ले गए उनके, वो उन्होंने खाना खाया, वो बेहोश हो गई। ये आपके अखबार छाप रहे हैं भाई, मैं नहीं छाप रहा। आप ग्लोरीफाई करना बंद करें। देखिए, बात सुने, बाकिरदार लीडरशिप होगी। मुझे अगर कोई ऊपर बैठ के कहेगा सेबिलरो का हैंड स्टिच्ड सूट पहन के सादगी इख्तियार करो, तो मैं तो लानत भेजता हूं, मैं नहीं सुनूंगा। सर, ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं हम। सुने, लीडरशिप ढंग की हो, वो फिर मुझे बताए कि तुम बेहुदा आदमी हो। देखो, हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, तुम भी बांधो, तो कौम डेफिनेटली लब बैक करेगी। देखें, लोगों ने बदकिरदार हुक्मरानों के साथ बदकिरदारी का मैच शुरू कर दिया। जो हसन साहब बातें कर रहे थे वो गवर्नेंस के मसाइल हैं। इंडिया में पूना शहर में हिंदू जुनूनियों ने यार, मसाइल तो 70,000 लीटर, सर 70,000 लीटर दूध सड़क पर बहा दिया। वहां 3 लाख बच्चे जो हैं। की बात है, मैं कहूं कि यासर साहब आपने मेरा पेन चोरी कर लिया, तो आप कहें कि वो यार तुमने भी तो फलां का बटवा चोरी किया। ये क्या आर्ग्यूमेंट है? नहीं, ये आर्ग्यूमेंट टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री। प्लीज, आप जो कह रहे हैं ना कि ये गवर्नेंस का फलाना है, तो रोना किस चीज का रो रहे हैं हाफिज साहब और मैं? कोई पहाड़ तो नहीं आके आपको टकरा गया ना? अच्छा, जमीन ने आपको इनकार नहीं कर दिया अनाज देने से, रोना क्या है? अच्छा, एक सच और भी सुन लें, और उसको उस पे भी आप जरा बोल लें कि लोग अपने घर को क्यों नहीं छोड़ रहे। ये जो सैलाब आया हुआ है, चोरियां हो जाती हैं, चोरियां कर रहे हैं लोग। बेसिक चीज ये है। यासर साहब, बाहर भी जाएंगे तो पुरसाने हाल कोई नहीं होना, यही मर जाओ। गुजारिश ये है कि हम, ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन इन बातों को ही सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अगर हमें वैसे नहीं ग्लोरीफाई करना चाहिए तो इन बातों को भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। दुनिया में कभी भी इंडिविजुअल लेवल पर या कलेक्टिव लेवल पर लोग कामयाब नहीं हो सकते, ना रियासतें ना इंसान, अगर हम चुन चुन के बुराइयां ही ढूंढ ढूंढ के ग्लोरीफाई करते रहेंगे। अच्छा हाफिज साहब, ये बताएं कि अगर बिल फर्ज मान भी लिया जाए, जैसे हसन साहब ने कहा कि हम एक चले कामयाब रियासत नहीं है, तो क्या इकदाम हमें करने चाहिए बतौर रियासत? हमारे में क्या क्वालिटीज पैदा होनी चाहिए कि ये बताएंगे इम्तियाज साहब सर क्या हमारे जनाब वेलकम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बैठे हैं आप? मुझे कहाँ बैठ रहे हैं? यहाँ बैठना आपने, मेरे दाएं हाथ। और जवाब भी देना। ये भी पूछेंगे आप। चलो जी, मेरा पड़ोस बेहतर हो गया। अपोजिशन बेंच पे जाके बैठ गए? नहीं, अपोजिशन बेंचों में नहीं। मैं यासर मुझे कह रहे थे कि आप मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कहा यार तुम इधर आ जाओ। फिर उन्होंने कहा ये ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ी स्मूथ हो गई। मैंने कहा यही हमारे दिमाग में कीड़ा है। ये पावर नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप बैठो उधर, मैं फारिग हूँ। मतलब आप फारिग हो चुके हैं। ऑब्वियसली बैसियत एक मेजबान के तो बंदा ज़ाहिर हाथ बंधे हुए होते हैं, जुबान भी बंधी हुई होती है। अब चपड़ चपड़ जो मर्जी बोलते रहो। इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को, हाफिज साहब से मैं पूछ रहा था सवाल, जो हाफिज साहब प्लीज बताइए वो जो। उसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि हमें सबसे पहले जो बुनियादी काम है ना जी, वो एक कौमी एजेंडे की तश्कील है। ये जो हमारा अपना अपना कौमी मफाद है ना, और मैं कहता हूँ मेरा कौमी मफाद, कौमी मफाद बना, उसको कौमी मफाद बना लेते हैं ना जी। मेरा एक मफाद है, उसको मैं कहता हूँ ये कौमी मफाद है। आपका एक बात है, आप कहते हैं ये कौमी मफाद है। ये एक कौमी एजेंडा जो है कौमी मफाद पर मबनी, उसको तश्कील देना चाहिए बेसिक पॉइंट्स पे। बिल्कुल ये कौमी एजेंडा कि ये हमारी बुनियादी कौम की और मुल्क की जरूरियात है, इनको हमने पूरा करना है। दूसरा ये है कि जो भी हसन निसार साहब कह रहे थे कि ये हीरो वर्शिप जो है, उसकी बजाय अदारों का मजबूत होना, यानी हमारी अदलिया अगर मजबूत होगी, अगर हमारी मुकर्रना मजबूत होगी, और अगर हमारी अवाम की जो अवेयरनेस है, अगर वो जो कि मीडिया अब कर रहा है, मीडिया के पीछे गुंडे नहीं फिर रहे होंगे। वो मीडिया की आज़ादी जो है इसमें बुनियादी अहमियत रखती है। अगर लोगों को इंफॉर्मेशन की तरफ एक्सेस ही नहीं होगा तो लोग कैसे जान पाएंगे कराची में क्या हो रहा है और मालाकंड में क्या हो रहा है? कौमी एजेंडे की तश्कील कैसे हो सकती है? आप कहते हैं कि वो नजरियाती रियासत हो, इम्तियाज आलम साहब या हसन निसार साहब तो कहेंगे कि नहीं, वो इस तरह की सेकुलर टाइप हो रियासत, मेरा ख्याल से ये तो कौमी एजेंडा तो कैसे तश्कील पाएगा? यहाँ पर किसी बात में मुत्तफिक होते नहीं हैं। रियासत जो है, रियासत बुनियादी तौर पर नाम ही वेलफेयर का है। ये जो वेलफेयर की रियासत है,
उसके अलावा रियासत का कोई तस्वर ही नहीं है, जदीद रियासत का कोई तस्वर नहीं है। अब मैं इसमें एक ये बात कह सकता हूँ कि तारीख के अंदर भी जितनी वेलफेयर जो स्टेट्स रही हैं वो अंबिया की सरबराही में रही हैं, खा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, खा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, खा वो मोहम्मद रसूल। यानी ये मजहबी रियासत होगी फिर? नो, नॉट एट ऑल। मैं जो कह रहा हूं कि इस रियासत को लोगों की फलाह और बहबूद के लिए वजूद में आना चाहिए एक रियासत को। साहब ये तो बड़ा आपके व्यूज से मेरे ख्याल है मैच कर गई ये बात हैरत अंगेज तौर पे। तो ये समझते रहे आज तक इख्तिलाफ है भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही, अदरवाइज बात हम तो ये समझते रहे आज तक ये कह रहे हैं कि मजहबी रियासत होनी चाहिए। इख्तिलाफ है वो इंतजामिया पर है। इंतजामिया कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन रियासत का जो अदारा है और रियासत जो उसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह और बहबूद की बात करे। क्यों इम्तियाज साहब, ये तो बड़ी मतलब मैच कर गई। रियासत जो है वो है इंतजाम का नाम, और जो सियासी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है, लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये काम करते हैं। असल में काम ये करते हैं, दुनिया भर में रियासतें रुकावट है तरक्की में। हिंदुस्तान की रियासत रुकावट है तरक्की में, अमेरिका की रियासत रुकावट है तरक्की में, दुनिया भर की रियासतें ऑब्स्ट्रक्शन है तरक्की के रास्ते में। और तरक्की होती है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से, प्रोफेशनल से, मिडिल क्लास से, और मेहनत करने वाले लोग हाथ जो है, जो किसान हैं, मजदूर हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये एक कौम की सारी लोग जो पैदावार करते हैं, जो तख्लीक करते हैं। रियासत तो पैरासाइट है, रियासत खाती है, लोगों से लेती है। ये जो बात एक बड़ी अहम कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, जिसका सारा बजट सिक्योरिटी में खर्च हो जाता है, जिसके पास बचते ही नहीं है बैरूनी कर्जा अदा करके और फौज और सिक्योरिटी का खर्चा अदा करके तरक्की के लिए, आवाम के लिए। इम्तियाज आलम साहब, ये जो बजट खर्च हो जाता है, ये जो बजट खर्च हो जाता है, वैसे इसके पैसे पूरे नहीं हो गए? जो सवात में आपने कामयाबी हासिल की, जो रिट अपनी वहां पे बहाल की, जो जंग आप लड़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ये जो पैसा है कि जो चीज वाहिद स्लैश हुई है, कब हुई है, वो तरक्याती बजट कम हुआ है। अब जब सैलाब आ गया है तो तरक्याती बजट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो तो माइनस वो आप लगाएंगे लोगों पर। इम्तियाज वो लोगों को नुकसान है, ठेकेदारों को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो बना ही सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब, और पाकिस्तान का नाम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है। हुकूमत इस वक्त किसी की नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की है। आप देखते नहीं है जो चल रहा है सारा मामला सैलाब का, उसमें हुकूमत का हिस्सा फौज को जाहिर नहीं किया जा रहा। हालांकि जराए टैक्स पेयर्स के हैं, हुकूमत जरा एलोकेट कर रही है, वो उसे हुकूमत की कमांड में अपनी एक प्रेस कमांड करता है, कमांड में होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में तो अभी तक हमने जो एक जमहूरी आईनी कानूनी रियासत का तस्वर ही तय नहीं किया। ये बात जो कह रहे हैं कि एक फलाही रियासत जो है सोशल सिक्योरिटी स्टेट, मैं इनके साथ हूं। हालांकि जमात इस्लामी से मेरा बहुत फसाद है, बिल्कुल फसाद है। आप हैं ही फिक्री फसादी। अच्छा, नहीं ये बहुत फसादी है, जो माफी चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ये आज अच्छी बात कर रहे हैं, और शायद पहली बार कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं उन्हें, कि पाकिस्तान है नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, और ऐसी नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है जिसका एजेंडा सिविलियन जो है ना, पुअर सीबीज, वो नहीं तय करते। और हमें ये इतराफ है फौज की सलाहियतों का। फौज ने बड़ी अहम काम किया है, इस सैलाब में भी अच्छा काम कर रही है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ये सब अच्छे काम है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो मुल्क का, जैसे कौमी एजेंडे की बात, कौमी एजेंडा कौन तय करे? मैं तय करूं, हसन निसार तय करे? मैं कौन हूं? हसन निसार कौन है? हम ज्यादा ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक डिबेट है उसे इन्फॉर्म कर दें, उसमें जरा थोड़ा मवाद डाल दें, उसमें कंटेंट डाल दें, कुछ हकायक डाल दें, हकायक डाल दें, कुछ ख्याल पेश कर दें। वो आपकी पार्लियामेंट ने तय करना है। और मीडिया समेत आप सब लोग पाकिस्तान में अवामी हुक्मरानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप ये हक मानने के तैयार ही नहीं है कि इस मुल्क की हुक्मरानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए वो अदा होगी या एक्सरसाइज होगी, ये आप मानने के तैयार नहीं हैं। हम पहले आमरी के खिलाफ लड़ते हैं,
जब उनके खिलाफ लड़के उन्हें निकालते हैं, जमहूरी को मार जाती है, फिर मुझसे फारिग करने में लग जाते हैं। जब वो फारिग हो जाती है, हम माशाल्लाह को वेलकम करते हैं, तो 2-4 महीने, साल के 2 साल के बाद हम उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। भाई मुसीबत ये है ना कि जो आता है वो इतना ज्यादा जिच कर देता है लोगों को, जिसे कहते हैं ना नक्को नक आ जाना, लोग चीखें मारने लगते हैं। कोई शौक तो नहीं है सर, किसी को। ये तो बड़ी अब सटीक गुफ्तगू हो गई है, थोड़ी सी ना। रिप्लेस करके आपने तो नहीं आ जाना, थानेदार साहब ने तो नहीं आ जाना, तो क्यों लोग रिएक्ट करते हैं, तंग आ जाते हैं। थानेदार मैंने आगे वो जो मुनीर नियाजी ने कहा था ना, लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए, ये इतना सत्यानाश कर देते हैं लोगों का। अब बेसिकली इंटरप्रिटेशंस और रंग बिरंगी हो रही हैं कि लोग सैलाब के हवाले से उस तरह क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, आगे आ रहा है, जैसे जल्जले में वो जोश व खरोश, वो लोगों के अंदर सकत ही नहीं रह गई। सर एक थोड़ा सा मैं और सवाल आपसे करने का था कि थोड़ा सा सर ये बड़ी जब जर्नैल आजम मुशर्रफ की हुकूमत थी, बड़े हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, सारा जहान पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए कि सियासी हुकूमत की, उस मुशर्रफ की हुकूमत की टांग खींचने वाला था कोई नहीं। खींच रहे थे आपने पहले दिन से ही जारी। अब मुझे बताइए कि जो सवात में लोग बहाल हुए, वो जो 25,000 का प्रीपेड कार्ड था, लोगों को मिला या नहीं मिला? मिला, कोई करप्शन उसमें नहीं हुई। जो कहता है झूठ बोलता है। अब आपने इतना शोर मचाया है कि इन पे कौन एतबार करेगा, इन्हें कौन देगा? आप लगे हुए हैं ताकि इन गरीब लोगों को दुनिया भर से जो इमदाद आ सकती वो भी ना आए। फिर मुझे बताया कैटरीना में क्या हुआ? साफ हो गया, अमेरिका इतनी बड़ी पावर थी। फ्रंटियर के पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे 300 हेलीकॉप्टर चाहिए। कतरीना से याद आया, देखिए, एक सेकंड सर, एक बात सुनो। कतरीना से कतरीना कैफ तो नहीं याद वो आ मुझे गई? ये समझ नहीं आती, आपकी इन्होंने उम्र ऐसी तूफानों है। के नाम जो हैं इस तरह की क्यों रखे हैं? कतरीना, रीटा, इसकी क्या वो भी वजह? तबाही वो भी तबाही है ना? वो भी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। और ये भी वेपन, नेचर का वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है भाई, एक ही बात है। और ये दूसरी सर बात एक और मैंने आपसे बल्कि स्पेशली पूछनी थी कि जो ज्यादा दोस्त रखने वाले होते हैं ना, मतलब जिनके तवील अरसे से दोस्तियां होती हैं, एक तहकीक के मुताबिक, रिसर्च चाहिए। हाँ जी, उनकी उम्रें 50% उन लोगों की निस्बत ज्यादा होती हैं जिनके दोस्त जो हैं वो कम उम्री में साथ छोड़ जाते हैं, या दोस्त नहीं होते, या दोस्त नहीं मतलब होते। ये हैरत अंगेज बात है। चाहिए कि जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं या जो दोस्त रखते हैं, उनकी उम्रें उन लोगों से काफी ज्यादा होती हैं जिनकी दोस्तियां नहीं होती, जिनकी मोहब्बतें नहीं होती। ये तो आप बड़ा मुश्किल से उठा दिया आपने। नहीं, ये रिसर्च है, सवाल नहीं है, ये तो रिसर्च है। हमारा हिंदुस्तान से झगड़ा, नहीं मैं हमारा अफगानिस्तान से झगड़ा, हमारा ईरान से झगड़ा, चीन के साथ हम पंगा ले रहे हैं, सेंट्रल एशिया में हम पंगा लेते हैं, बांग्लादेश में हमारा पंगा है। अच्छा, इसका मतलब हमारे और लेवल पे फिर इसका मतलब है कि ये रिसर्च गलत है। नहीं, ना, एक सेकंड, ये कोई थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया है। बात इन्होंने तो अपने हवाले से कर दी है, लेकिन बात जबरदस्त है। हॉलब्रुक ने ताना दिया ना भी आपको, मैं आज ही सुन रहा था, उसने कहा किधर है तुम्हारा चाइना और ईरान और खलीजी रियासतें, हम मदद कर रहे हैं तुम्हारी, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? ये बात इम्तियाज ले गए और तरफ, लेकिन बेसिकली जो रिसर्च आई है ना, वो ये है कि अफराद के बारे में जो दोस्त नवाज होते हैं और दोस्तियां पालते हैं, उनको अल्लाह कुदरत लंबी उम्रें देती है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब देखिए, जो कमजोर होता है मिलिट्री, आपको पता है मिलिट्री साइंस किसके लिए बनी है? मिलिट्री साइंस ताकतवर के लिए नहीं, मिलिट्री साइंस कमजोर के लिए। और मिलिट्री साइंस बनी इसलिए है कि किस तरह जंग ना की जाए, किस तरह जंग को अवॉइड किया जाए। और डिप्लोमेसी जो है हथियार कमजोर का है। हम क्या करते हैं? हम तैयार हैं, ये मौलाना मुनव्वर हसन साहब तैयार है, अमेरिका पे हमला कर दो, हिंदुस्तान पे हमला कर दो, सारे जहान पे हमला कर दो। देखिए, हमारा मुल्क दरमियाने साइज का है, जिसकी ना मीशत का हाल है, ना ह्यूमन रिसोर्स है, ना आपके आने से पहले यही ना बात डॉक्टर्स हैं, ना एजुकेशनिस्ट हैं, ना अच्छा ग्रेजुएट है, ना अच्छा थानेदार है, यहाँ तो अच्छा मिस्त्री नहीं मिलता, ना अच्छा ग्रेजुएट है, ना अच्छा तहसीलदार है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन। अगर ये बात सुनिए, की इत्तला के लिए हमारा कोई एजेंडा बैनुल अक़वामी नहीं है कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे या हम अफगानिस्तान पर, बिल्कुल कतन कोई हम हमला करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारा एजेंडा नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का आम आदमी भी इंसान और अमेरिका का एक आम इंसान भी हमारे लिए वो बिल्कुल एक इंसान की हैसियत से भाई की हैसियत रखता है।
हम कतन किसी लेकिन जो किसी आपके शहरी के भाई साथ इस मुल्क में किसी खुदकुश हमलों में मर रहे हैं, उनको तो condemn कर लें, हाफिज मेरी साहब। बात मुकम्मल। हमारा किसी शहरी और बेगुनाह आदमी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमारा सिर्फ वहां की हुक्मरान जो इलीट है उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। पॉलिसियों से इख्तलाफ करने का हक तो हमें देना है। पॉलिसियों से इख्तलाफ करने का हक तो एक जमहूरी हक है हमारा। दूसरी बात यह है हसन साहब कि आपसे मैं जो पूछ रहा था कि इंडिया तो हम बाद में जाएंगे, अफगानिस्तान भी बाद में जाएंगे, जो हमारे मुल्क में खुदकुश हमलों में लोग मर रहे हैं, हमारी मजहबी जमातें तो यक ज़बान होकर उनको कंडेम नहीं कर सकी, उस खुदकुश हमले को हराम नहीं करार दे सकी। किसी भी इंसान की बगैर कानूनी जवाज के जान लेना हराम है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें मेरी और मेरी जमात के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक। ये जो मस्जिदों में, जो मार्केटों में, जो इधर उधर जो सिलसिला बम फोड़े जा रही हैं, हम इसको कतई तौर पर जायज करार दें। सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी ये सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कोर्स ये थानों पर, ये उस पर। देखिए बात ये है कि दो चीजें अलग अलग हैं। एक अमेरिकन प्रेशर में अफगानिस्तान के अंदर एक राय रखना और उस अमेरिकन जंग को सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों के ऊपर तबाही, बर्बादी और वहां पर मौत नाफज कर देना ये एक अलग बात है। इन दोनों चीजों को अब अलग अलग रख के हमारा मौकफ समझेंगे तो फिर मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा। क्या साहब ये तो बड़ा मौकफ आपसे मुझे बड़ा मैच करता हुआ लग रहा है हैरत अंगेज तौर पे। ये तो देखिए, इसमें बड़ी खौफनाक जंग हो रही है और इसमें मौलाना हजरात भी फारिग हो जाएंगे। मतलब खा देवबंद के हैं, खा बरेलवी हैं, तालिबान वाले, उन सबको फांसी भी चढ़ा देंगे। अच्छा, जमात इस्लामी को तो बिल्कुल चढ़ाएंगे। अच्छा, उनको बचने का इम्कान ही कोई नहीं। इन लोगों ने मौका पर ये कि इनका ख्याल था कि इनके साथ सिंपैथी रखेंगे तो शायद इनका हल्का इंतखाब फैलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये कि फारिग हो गए। अब लीडर ये नहीं है इस्लामी, अब मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है, वो इस्लामी व्यू मेरे ख्याल में नहीं है। वो जो रेडिकल लाइन है शिद्दत वाली, वो किसी स्टेट को नहीं मानती। हाँ, वो किसी चीज को नहीं मानते और वो न बच्चों को माफ तैयार, न स्कूलों को, न अस्पतालों को। मैं समझता हूँ हमारे उलमा ने बहुत मौका परस्ताना किरदार अदा किया है। अब मौलाना मौदूदी का जहाद का तस्वर ले लें तो मैं जमात इस्लामी को कटहरे पे खड़ा कर सकता हूँ कि तुमने मौलाना मौदूदी के जहाद के तस्वर की मुकम्मल वायलेशन की है, कश्मीर में भी की है और अफगानिस्तान में भी की है। ये मानेंगे नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इसमें बनाजा करेंगे तैयार है। मैं मौलाना किताब मैंने जब मैं 10वीं 11वीं जमात तब पढ़ी थी। नहीं, हाफिज साहब आज तो सारी बातें मान रहे हैं। नहीं, हाफिज साहब बेचारे जो है ना मिनॉरिटी में वहाँ पे लगता है। मुनव्वर हसन ने तलवार पर, अब बात सुनिए, मैं और बात कर रहा हूँ, अपनी ओपिनियन को मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इसमें बहुत मुश्किल में घिरा हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है, पूरी कौम को मिलकर, फौज के साथ मिलकर, सिक्योरिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान की रेट कायम करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप देखिए तालिबान ने शर्त क्या पेश की है, क्वार्टर से निकल जाओ, बातचीत करके तैयार है। नहीं, तालिबान ने कहा है कि $2 मिलियन हम देते हैं, बैरूनी इमदाद ना लो, फौज बुला लो, हम बातचीत के तैयार है, मतलब वो इलाका छोड़ दो। हाँ। कोई रियासत अपनी 1 इंच छोड़ने में तैयार नहीं होती। बंदा नहीं और रियासत क्या होती है? बिल्कुल, रियासत है उसकी के पास कोर्शन की, तशद्दुद की इजारादारी होती है। फौज, मिलिशिया, पुलिस। तो साबित हुआ सर, और कि हम नाकाम रियासत नहीं, हमने रेट साबित की वहां पर सवाल। और कोई सुने, और कोई तैयार नहीं। कामयाबी की क्या डेफिनेशन? और देखें डेफिनेशन तो यही है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो देखिए, फिर आधा मुल्क गवा चुके हैं, अगर मैं उस तरफ निकल जाऊं फिर क्या करेंगे? उसमें हमने अभी तक अपनी सॉवरेनिटी, इख्तियार आला कायम नहीं किया। उस पर इख्तियार आले का एक मतलब यह है कि आपकी रेट ऑफ स्टेट आपके हर इंच पे हो, और दूसरी ये है कि आपके इलाके से होने वाली कार्रवाई भले आपके मुल्क दुश्मन लोग कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। ठीक। तीसरी बात क्या है, कोई स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो प्राइवेट मिलिशियाज को चलने दे। राइट। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनरल क्यानी साहब की और फौज की और जनरल सदर साहब की, वजीर आजम साहब की, लीडर दी ऑपोजिशन की और पूरी पार्लियामेंट की, कि वो पाकिस्तान की रेट कायम करें। एक दूसरी बात यह है कि ये जो लोगों का हाल हुआ पड़ा है भाई, पाकिस्तान किस लिए है, उन्हें आप एड्रेस करें। लोगों को अच्छी यारी सलाम आ गए, लोगों को फर्स्ट एड तो दे दो, लोगों को कंबली दे दो, लोगों को अफ्तार दे दो, सहर दे दो, खजूर दे दो, पानी दे दो, उन्हें बैतुल खला दे दो। अभी तो लोग ये चाह रहे हैं ना। मैं समझता हूं कि इस पे हमें हुकूमत पे ज्यादा लिटरेशन नहीं करनी चाहिए कि ये जो जितना बड़ा ये आया है मामला हमारे हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है मेरा ख्याल। मेरा ख्याल है मैं असल टेस्ट ये है, असल टेस्ट इन लोगों की बहाली है।
बड़ा अच्छा मॉडल था सवात वाला, प्रीपेड कार्ड हो, जिसका घर तबाह हुआ आपने लाख देना है 2 लाख देना है, प्रीपेड कार्ड हो, उन्हें जब डिलीवर कर दे, सब करप्शन निकल जाएगी। जैसा एक मिनट जरा हाफिज साहब की वो जहाद वाली बात सुन जहाद लें। का है ना जी, वो इम्तियाज साहब जो कह रहे हैं ना, जो मौलाना मौदूदी का तस्वर जहाद है वो को उनका जाती नहीं है, इस्लाम का तस्वर जहाद है। और वो बिल्कुल, मैं आज फिर आपके इनके बैठक में बैठ के ये कहना चाहता हूँ कि जिहाद किसी एक फर्द को या किसी एक प्राइवेट गिरोह को उसका ऐलान करने की कोई गुंजाइश इस्लाम में मौजूद नहीं है। यही मौलाना मौदूदी ने कहा, ये इस्लाम कहता है। रियासत जिम्मेदार है, कश्मीर में जिहाद हो या अफगानिस्तान में जिहाद हो, पाकिस्तान की हुकूमत जब तक रियासत जिहाद का ऐलान न करे, कोई जिहाद जो है वो पाकिस्तानियों के लिए वो जिहाद, चाहे वो ऐलान खुफिया हो। नहीं, एक एंगल ये भी है ना। नहीं 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 ना 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 ना, ये कुरान में ही आया है। नहीं नहीं नहीं, मायदा है, मायदा तोड़ो, खत्म करो, फिर ऐलान करो, सफारती ताल्लुकात खत्म करो, सफारती ताल्लुकात खत्म करो, सफारती ताल्लुकात खत्म। अच्छा, वो कुछ और बड़ी दिलचस्प बात, काजी से फतवा साइन कराया 1857। वो जब गोरे ने बाद में सबको फारिग कर दिया, काजी को पकड़ लिया, जिन जिन उलमा ने फतवे साइन किए थे उनको पकड़ लिया गया। काजी का मैं नाम भूल रहा हूं, बड़ा दिलचस्प वाकया है। उसने कहा, हुजूर देखे सही, फतवा बिल खैर बाकी सब ने लिखा है, मैंने लिखा है फतवा बिल जबर। ये मैं गन पॉइंट पे था तो उसको छोड़ दिया गया। ये देखें आप, कैसा खूबसूरत। उसने कहा, हर बंदे ने जो साइन किया था ना, वो साइन किया था फतवा बिल खैर। मैं तो सादा सा सवाल पूछना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में जिहाद सिर्फ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है या कोई और भी लोग हैं? नहीं, हमारा क्या, हमने क्या ठेका लिया है? अफगानियों ये की उनका मसला जिम्मेदारी है, है। वो अपने मुल्क को आजाद कराएं। कश्मीरियों की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर अपने आप को आजाद कराएं। अलबत्ता अगर कोई रियासत बतौर रियासत ये ऐलान करे कि हम कश्मीर के कश्मीरियों को हिंदुस्तान के कब्जे से आजाद कराना चाहते हैं, फिर वो पूरी कौम उसके साथ जिहाद में जा सकती है, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। अगर आप जी, ये बात, अगर बिल्कुल। तो इस लिहाज से हम अपने लोगों को, अगर कोई मसला, मैं कश्मीरी हूं ना जी, कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक रहे, मैं अगर जाना चाहता हूं तो मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके यहाँ से जत्था बना के ले जाके नहीं कर सकता। मैं जाऊं अपने वहां, मेरे को जो मामे नाने दादे उनकी जो है, मैं उनके पास चला जाऊं और अपने कश्मीर की आज़ादी के लिए जिहाद करूं। लेकिन पाकिस्तान के किसी इंडिविजुअल को या किसी और गिरोह को ऐलान करके जिहाद करने की कोई इजाजत नहीं। यासर साहब, ये हसन साहब देखा आपने, ये जब से सैलाब आया है, ये दूध दही वाला समाजी कारीगर बन के बैठ गया। तो थानेदार साहब, समाजी कारीगर नहीं होता, समाजी कारकुन होता है। नहीं, ये कारीगरी कर रहा है, काफी सामान इकट्ठा कर लिए, कुछ रख लेगा, कुछ वहां जमा कराएगा। लेकिन ये आप ये देखें, कुछ लोग सर, ये कुछ गाने की आवाज आ रही है गालबन ऊपर, कोई मिली नगमा मेरा ख्याल गा रहे हैं, ऊपर लड़के गा रहे हैं। जरा बुला के तो लाए इनको। हमने आज काफी सालगिरह वाले दिन वजह सेल्फ कंडेमनेशन कर, हेलो भाई साहब, गाना शानी सुन लेते हैं, मेरा नीचे आके हमें भी सुनाएं, ये पाकिस्तान के बारे में क्या गा रहे हैं आप? नीचे आ जाएं। धरती पे खड़े होकर बात करो। ग्लोरीफाई करते हैं मेरे ख्याल अपने आप को। यहाँ तो माशाल्लाह ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो सैलाब ज़दगान। आप भी तो खबर चला देते हैं ना कि जूता पड़ गया जो ऊपर, जी वालेकुम सलाम। आप भी तो भाईजान, खबरें ना चलाया करें। जो हमें भी सुनाएं। कैसे, ठीक ठाक? आओ ना यार, कुछ सुनाओ। क्या सुना रहे थे आप ऊपर, हमें भी सुनाए यहाँ पे नीचे आके। बस वो 14 अगस्त का जो सीन चल रहा है, जो सीन चल रहा है, सीन नहीं चल रहा है, जुमले पे गौर करें। 14 अगस्त का जो सीन चल रहा है। नहीं सर, ये पूरे बैंड ही आ गया मेरा ख्याल है। आए माशाल्लाह जी, पूरे माशाल्लाह जश्न मना रहे हैं। आए जी, आए यार वेलकम। सुनाएं जरा कुछ। हैं सुनाए जी, क्या सुना रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। यार ये एक ही बैंड है सारा? हाँ, मुख्तलिफ बैंड है, लेकिन 3 बैंड है और 3 बैंड्स मुल्क में दूसरे। हाँ जी, ये तो बैंड हम वैगन हो लोग गई। यही बात कह रहे थे कि जिस तरह डिफरेंट मुल्क हैं, आपस में उनकी लड़ाई झड़ाई जो जारी रहती है, हम लोग भी आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन ये कि ये एक ऐसा मौका है कि जिस पे हम लोग सब दोस्त बन गए हैं। शुक्र है किसी मौके पे तो इकट्ठे होते हैं। चलो जी, शुरू हो सुनाएं जाएं आप। आप। 2 3 4 छोड़ बोड़ ये डरना वरना जीते रहोगे ऐसे वरना, बहरे बन के क्यों बैठे हैं, अब तो पड़ेगा हम कुछ करना।
डरना बहरे बन के क्यों बैठे हो हमको पड़ेगा अब कुछ करना एक दास्तां जो पुरानी हुई कहानी हुई दोहरा के देखो इसने जो कल दिखाया था कल वो अब संग मेरे वो करके देखो ना चल दुनिया हिला दे कुछ कर दिखला दे के अब तकदीर को अपने हाथ से लिखना खुद है ना करना दानी हम पाकिस्तानी के अपने ख्वाबों की ताबीर भी तो हम खुद हैं हो तोड़ डाले इन जंजीरों को कैद में लिपटी तकदीरों को जाके मंजिल रास्ता देखे ढूंढने अपनी ताबीरों को तोड़ डाले इन जंजीरों को कैद में लिपटी तकदीरों को जाग के मंजिल रास्ता देखे ढूंढ ले अपनी ताबीरों को हम जागेंगे तो जगह डालेंगे जो सो चुकी कोई निशानी सी भर डालेंगे हम तो एक रंग नया तस्वीर है जितनी पुरानी सी चुप रहना कैसा हंसना है सीखा सीखो सीखना चाहो अगर कुछ हमसे हम तुम संग संग है एक जैसा रंग है कुछ भी हो जाए दूर न जाना अब तुम हमसे दास्तां जो पुरानी हुई कहानी हुई दोहरा के देखो ना कायद ने जो कर दिखाया था कल अब संग मेरे वो करके देखो ना चल दुनिया हिला दे कुछ कर दिखला दे के अब तकदीर को अपने हाथ से लिखना खुद है ना करना दानी हम पाकिस्तानी अपने ख्वाबों की ताबीर चुप रहना कैसा हंसना है सीखा तुम भी तो सीखो सीखना चाहो अगर कुछ हमसे हम तुम संग संग है एक जैसा नहीं है कुछ भी हो जाए दूर न जाना अब तुम हमसे